नाज़रीन आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप लेकर हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। नाजरीन, आपने सुना ही होगा कि बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के क्रिकेट बोर्ड को पर हरजाना लगाया है, और वो भी ऐसा हरजाना जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड का जो मुकम्मल असासा है उससे 3 गुना है, अगर उसकी बात की जाए, अगर तस्वुर में लाया जाए तो। और आप ये भी जानते होंगे कि हाल ही में वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम अपनी मैच फीस का जो तनाजा चल रहा था अपने बोर्ड के साथ, उसके एहतजाज में हिंदुस्तान का दौरा दरमियान में ही छोड़कर चली गई थी, जिससे बीसीसीआई काफी चिराग है। और हम यहां पर नजर रखेंगे कि बीसीसीआई का तसल्लुत इस वक्त जाहिर सी बात है आईसीसी में भी है, इसको जहन में रखना ही जरूरी है। अब जबकि बीसीसीआई ने इतना बड़ा, यानी कि जिसे कहा जाए कि इतनी बड़ी रकम हर जाने के तौर पर लगा दी है और मोहलत सिर्फ 15 दिन की दी है, तो एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि वेस्टइंडीज इतना पैसा लाएगा कहां से। और जैसा कि इससे पहले के प्रोग्राम में हमारे एक्सपर्ट ने कहा था कि क्या बीसीसीआई चाहता है कि लगातार सभी क्रिकेट खेलने वाले से रिश्ते हिंदुस्तान के खत्म होते जाए, तो हिंदुस्तान खेलेगा किसकी तरफ। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर हम आज अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। और दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे एक मर्तबा फिर सानिया मिर्जा की। सानिया मिर्जा ने कहा है कि 2014 का जो साल है, जो अब खत्म होने वाला है, वो उनके लिए काफी यादगार रहा है। खासतौर से WTA जीतने के बाद जब वो हिंदुस्तान लौटी और खासतौर से हैदराबाद, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से हौसला अफजाई हुई है उनकी और तेलंगाना का एम्बेसडर बनने के बाद जो कुछ सुनने को उनको मिला था, और उसके बाद अब जबकि वजीर आजम भी उनसे बात करते हैं, लगातार तेलंगाना के वजीर आला भी उनसे बात करते हैं और हिंदुस्तान के खेल और स्पोर्ट्स प्रमोशन की बात करते हैं, तो काफी हौसला मिला है और गोल आगे भी है। लेकिन ये साल मेरे लिए यादगार रहा है। तो दूसरे सेगमेंट में हम सानिया मिर्जा के बारे में बात करेंगे कि सानिया मिर्जा 2003 से लेकर अब तक कितना नशेबोफराज रहा और इस वक्त वो किस तरह से पूरे अपने उरूज पर हैं, सिंगल्स उन्होंने छोड़ दिया है। इन मौजूआत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बार फिर 2 सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब फजल इमाम मलिक और जनाब मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड। बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड पर $42 मिलियन यानी तकरीबन 258 करोड़ रुपए का जुर्माना, जिसे हरजाना कहा जा सकता है, ऐड किया है। साथ ही वेस्टइंडीज क्रिकेट से सारे रिश्ते भी तोड़ दिए हैं। वेस्टइंडीज की टीम हिंदुस्तान के दौरे को दरमियान में ही छोड़कर चली गई थी, आप बेहतर जानते हैं, और इसके बाद बीसीसीआई ने यह सख्त फैसला लिया है। अब क्या होगा वेस्टइंडीज का और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम का, यह भी एक सवाल है। आज की कैरेबियाई टीम को देखकर नौजवान नस्ल को ये यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन हकीकत है कि 2 दिहाई कबल तक वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम से दुनिया खौफ खाती थी। क्या दिन थे वो, कैरेबियाई टीम की तूती पूरी दुनिया में बोलती थी। 70 की दहाई के वस्त से तकरीबन 80 की दहाई के आखिर तक इस टीम का कोई सानी नहीं था। बैटिंग हो या बॉलिंग, वेस्टइंडीज के सामने दुनिया की कोई टीम नहीं टिकती थी। इनके तेज गेंदबाज पूरी दुनिया के बल्लेबाजों को इतना पस्तखत साबित कर देते थे कि अक्सर सीरीज के आखिर में बड़े से बड़ा बल्लेबाज कई बार टेलीफोन नंबर जैसे स्कोर्स के साथ वापसी करता था। माहिरीन कहते थे कि वेस्टइंडीज में तो तेज गेंदबाज ताड़ के पेड़ से गिरते हैं। एक बार पेड़ को हिलाओ, अगल बगल 4-5 खौफनाक तेज गेंदबाज खड़े मिलेंगे। लेकिन उन्हीं दिनों शायद वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड से बड़ी चूक हुई। उन्होंने खेल के फरोग पर तवज्जो नहीं दी। मयार बरकरार रहे या कहें बेहतर हो, इस तरफ कैरेबियाई बोर्ड की तवज्जो नहीं थी। जबकि बाकी दुनिया साइंसी और पेशावराना अंदाज अपनाकर वेस्टइंडीज की बादशाहत को खत्म करने पर आमादा थी। बेमिसाल सलाहियत और मुजाहरे के बावजूद वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को उनके मुआफिक इक्तिसादी हैसियत हासिल हो, इसका नज्म नहीं किया गया। अब जो हो रहा है उसकी असल वजह यही है। इन सब के अलावा अमेरिका के बेहद करीब होने का नुकसान भी कैरेबियाई क्रिकेट को झेलना पड़ा। आज कैरेबियाई जजीरों में बास्केटबॉल और बेसबॉल जैसे अमेरिकी खेल क्रिकेट से कहीं ज्यादा मकबूल हैं। जो हालात बन रहे हैं, डर इस बात का है कि हम कुछ अरसे बाद बेमिसाल कैरेबियाई क्रिकेटरों को पुराने वीडियो में ही तलाश करने पर मजबूर न हो जाएं। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
वेस्टइंडीज क्रिकेट का माजी बहुत ताबनाक रहा है और जैसा कि फजल साहब आपने रिपोर्ट में देखा कि शायद वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड, और एक बात इससे भी ज्यादा अहम है कि वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए ही ज्यादा जाना जाता है आमतौर से, जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, जिस तरह का मुजाहरा किया था उनके क्रिकेटरों ने, वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों और अपने बोर्ड को ज्यादा मुस्तहकम बनाने पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और माशी एतबार से बोर्ड भी खस्ता हाल और खिलाड़ी भी। आज जो सूरत हाल का सामना करना पड़ा है कि इतना बड़ा हर्जाना बीसीसीआई ने लगाया है वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड पर, तमाम रिश्ते भी खत्म कर दिए हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड, या वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड और उनके खिलाड़ियों को इस वक्त ये माना जाए कि तबाही के दहाने पर है अगर माशी एतबार से देखा जाए तो? और खासतौर से बीसीसीआई ने जो फैसला लिया है, एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप किस तरह से इसे देखते हैं और इस फैसले को कैसा मानते हैं? नहीं शबाब साहब, मुझे लगता है कि ये माशी तौर पर ठीक है कि वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड बहुत खस्ता हाल है। शायद हम लोगों ने पहले भी इसी प्रोग्राम में बातचीत की थी जब वेस्टइंडीज दौरा छोड़ के बीच में गई थी। मुझे सबसे बड़ा ये फिक्र है कि ये खतरा सिर्फ वेस्टइंडीज के लिए नहीं है, ये खतरा पूरे क्रिकेट पर है। क्रिकेट को अगर बचाना है तो दूसरे क्रिकेट बोर्डों को भी बहुत आप मुस्तहकम और माशी तौर पर बहुत मजबूत बनाना होगा। सिर्फ 2-3 क्रिकेट बोर्ड अगर मजबूत होते रहेंगे, माशी तौर पर पैसे उनके पास ज्यादा रहेंगे, तिजोरियां भरती रहेंगी, तो जाहिर है कि धीरे धीरे ये खतरा सिर्फ अभी तो वेस्टइंडीज के सामने है, क्योंकि उसके जितने हर्जाने का दावा हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने किया। लेकिन ये फैसला कितना सही है? इतनी ज्यादा रकम, जो कि कहा जा रहा है कि जो कुल असासा है वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड का, उसका 3 गुना ज्यादा है। वही मैं कह रहा हूँ शबाब साहब कि जो खतरा ये सिर्फ एक वेस्टइंडीज पर नहीं है। आप देखिए कि जिम्बाब्वे में भी इसी तरह के खतरे हैं। जिम्बाब्वे में भी पैसों को लेकर इसी तरह के खिलाड़ियों में बहुत इंतशार फैलता रहा है। हम माजी में देख चुके हैं और अभी भी वहां बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं। श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड आप इसी तरह, तो एक माली बहरान से तमाम क्रिकेट बोर्ड गुजर रहा है लगभग। अगर क्रिकेट को बचाना है, बीसीसीआई को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि क्रिकेट खेलने वाले 8-9 मुल्क के अलावा और कोई ममालिक ही है जो अब क्रिकेट खेलते हैं। आप अगर सोचिए कि ये इस तरह के फैसले, फिर मैं इस बात को दोहराऊंगा कि अगर वर्ल्ड कप हो रहा हो और अचानक जिम्बाब्वे की टीम बाहर आ जाती है, वेस्टइंडीज की टीम बाहर आ जाती है, श्रीलंका नहीं खेलता है, बांग्लादेश की टीम बाहर आ जाती है, तो फिर आप किसके साथ क्रिकेट खेलेंगे? सवाल ये है कि सिर्फ बीसीसीआई को भी इस पर सोचना चाहिए कि आपने इतना बड़ा हर्जाना लगा दिया, क्या वेस्टइंडीज की माली हैसियत इतनी है? बिल्कुल, बस यही सवाल मंसूर साहब से मैं करना चाह रहा हूं। मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, एक एबनॉर्मल डिसीजन माना जा रहा है बीसीसीआई का। आम क्रिकेट शायकीन और जो एक्सपर्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जब वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड के पास अपने खिलाड़ियों को पैसा देने के लिए रकम नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी रकम कैसे दे सकते हैं, वो भी 15 दिनों के अंदर? तो इस तरह का फैसला क्या है? बायस्ड होकर लिया गया फैसला है, एबनॉर्मल डिसीजन है बीसीसीआई का, या फिर बीसीसीआई वेस्टइंडीज समेत दूसरे क्रिकेट बोर्ड को होशियार करना चाहती है कि अगर दौरे पर आओ तो फिर ठीक से खेल कर जाओ, वरना? हालांकि इसमें वो बोर्ड का कसूर नहीं है, पहले ये वाजे हो चुका है कि बीसीसीआई के सामने वेस्टइंडीज यानी कि कैरेबियन क्रिकेट बोर्ड ने सेकंड लाइनअप भेजने की तजवीज रखी थी, जिसे नामंजूर कर दिया गया था। कुल मिलाकर काफी चर्चा है इस हर्जाने की रकम का, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए शबाब साहब, जो स्टेप इन्होंने लिया है बीसीसीआई ने, उन्होंने पिछले प्रोग्राम में इससे बात की थी कि इससे सिर्फ आप एक काम कर सकते हैं कि वेस्टइंडीज की क्रिकेट को दफन कर सकते हैं आप उसको। देखिए, जो होना था वो हो गया। इस वक्त सबसे बड़ी चीज जो थी वो है सहारा, कि वेस्टइंडीज की टीम को क्रिकेट को सहारा कैसे दिया जाए। जैसे फजल ने भी कहा है कि इस वक्त अगर आपने उन पे प्रेशर दिया, देखिए इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं कि आप जब ये मामला आईसीसी में लेके जाएंगे तो आप आखिरी जो आपका हर्जाने का दावा होगा वो आईसीसी में होगा, और आईसीसी पे बीसीसीआई का कितना दबदबा है वो आप जानते हैं। और उस सूरत में अगर वेस्टइंडीज पर बैन लगता है तो इसका मतलब ये है कि आपके वेस्टइंडीज क्रिकेट का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि वो आइलैंड्स जो हैं वो ऐसे ही अभी अपनी पॉलिटिक्स की वजह से बिखरे पड़े हुए हैं। तो आप यही तो फिक्र की बात है कि वेस्टइंडीज जो सिर्फ क्रिकेट के लिए जाना जाता है आमतौर से, और क्रिकेट की तारीख रही है, वर्ल्ड कप की बात करें, वर्ल्ड कप अगले साल होने वाला है और वर्ल्ड कप जीतने की शुरुआत वेस्टइंडीज नहीं की थी, तो अगर इस तरह की टीम अगर खत्म हो जाती है, चाहे वजह जो भी हो, तो ये क्रिकेट के लिए बहुत नहीं। शबाब साहब, इसमें सबसे बड़ी चीज ये भी है कि ये इशारा है कि आप खेल नहीं है, पैसा ही खेल है, क्योंकि अब वो इतना कमर्शियल, इतना प्रोफेशनलिज्म आ चुकी है उसके अंदर कि
बीसीसीआई को अब क्रिकेट के इंटरेस्ट कम है, उसको पैसे का फायदा ज्यादा नजर आ रहा है। उन्होंने अपनी पूरी लिस्ट बना के दे दी कि हमें कहां कहां क्या क्या नुकसान हुआ है। लेकिन देखिए इस वक्त अगर बीसीसीआई एक ऐसा रोल प्ले करता कि वो वेस्ट इंडीज की टीम के जो बुरहान है, जिस क्राइसिस में वो है, उसको उससे निकालने का कोई रास्ता तलाश करते, तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छा रोल होता उनका। दो तरह की बात यहाँ पर फजल साहब, एक तो ये कि श्रीलंका की टीम आई है, कितना घाटा पूरा होगा, कितना इजाला होगा उस खसारे का, ये भी बीसीसीआई ने ये नहीं कहा कि हमने श्रीलंका को बुलाया है, इसमें भी लोग आ रहे हैं मैच देखने के लिए, वेस्ट इंडीज में भी मैच देखने आते। ये बात और है कि टेस्ट सीरीज थी, एक T20 भी बाकी था। और दूसरी बात यह है कि कुल मिलाकर वेस्ट इंडीज बीसीसीआई जो है दुनिया की सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है। तो जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि क्या बीसीसीआई की जिम्मेदारी नहीं है और जिसकी नुमाइंदगी आईसीसी में भी हो रही है कि अगर खस्ताहाल और कमजोर कोई दूसरे मुल्क का बोर्ड है तो उसकी मदद की जाए। नहीं, वही बार बार इस चीज को हम लोग कह रहे हैं कि खस्ता हाल है एक बोर्ड। अगर आपको क्रिकेट, पूरी क्रिकेट, आलमी क्रिकेट को, सिर्फ हिंदुस्तान की क्रिकेट की बात, हिंदुस्तान में क्रिकेट गली मोहल्ले में बहुत फरोग पा चुका है। आज आप देखिए कि गली क्रिकेट भी हो रहे हैं, गांव-गांव में क्रिकेट की तूती बोल रही, दूसरे खेल लगभग कहीं पीछे हो गए हैं। तो क्रिकेट हिंदुस्तान में बचाने की जद्दोजहद नहीं, ये आलमी क्रिकेट को बचाने की जद्दोजहद अभी बीसीसीआई को करना चाहिए था। बदकिस्मती से बीसीसीआई के होद्देदारान ने क्या सोचा, ये चूंकि उनकी सोच है, वो किस तरह से सोचते हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह के एक बड़ा कदम उठाया है एक ऐसे क्रिकेट बोर्ड का जिसका एहसासा ही कुल जितना है उससे ज्यादा का आपने उन पे हर जाने की रकम ठोक दी है। तो ये किस तरह से वो उसे अदा कर पाएंगे, ये भी एक सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर सिर्फ चूंकि ये मामला सिर्फ यही थम नहीं जाएगा, अगर आप उसको बैंड भी लगा देते हैं तो फिर दूसरी टीमें हैं जहां भी इस तरह की सारी चीजें बार बार आ रही हैं। पैसे, चूंकि खिलाड़ियों को अगर पैसा नहीं मिलेगा, क्रिकेट बोर्ड अगर वहां का पैसा नहीं मिलेगा, उसकी माली हालत ठीक नहीं है तो खिलाड़ियों को पैसा नहीं देगा, और खिलाड़ियों को पैसा नहीं मिलेगा तो इस तरह के हालात आप मुस्तकबिल में भी हम देखते रहेंगे। दूसरी टीमें भी अचानक आएंगी और चली जाएंगी क्योंकि उन्हें पैसा नहीं मिल रहा। बिल्कुल, और एशियन क्रिकेट में पूरी तरह मुतासिर होगा। पाकिस्तान में कोई टीम खेलने नहीं जा रही जब से श्रीलंका के खिलाड़ियों पर वहां से हमला हुआ है। पाकिस्तान को दूसरी जगह खेलना पड़ रहा है, वहां कोई टीम नहीं आ रही है। हिंदुस्तान से भी एक टीम बाहर हो गई है फिलहाल, अगर देखा जाए वेस्ट इंडीज। अब हिंदुस्तान में सारे रिश्ते बीसीसीआई ने हिंदुस्तान नहीं, मैं सिर्फ एक चीज बताऊंगा शबाब, कि जब आप देखिए कि श्रीलंका में एक मैच खेलने जाना था वर्ल्ड कप के जमाने में इसी वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया को, तब एशियाई मुल्कों ने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेटरों ने वहां जाके एक मजबूत मिसाल पेश की थी। इसी तरह की मिसाल अभी पेश की जानी चाहिए थी कि हिंदुस्तान को आगे बढ़कर अभी कम से कम एक बड़े भाई का रोल अदा करना चाहिए। तो उन्हें चाहिए था, कहते वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को, कि जो अभी हम पैसा दे रहे हैं आपको वो इन क्रिकेट खिलाड़ियों में बांट दिया जाए, तो शायद ये बुहरान वक्ती तौर पर तो जरूर खत्म हो जाता, और जितने नुकसान की बात कर रही है हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड, शायद उस नुकसान से बचा जा सकता था। लेकिन ऐसा होता नहीं कि यहाँ बहुत नुकसान हुआ होगा। और ये भी खबर आई है मंसूर साहब कि काफी परेशानी में है कैरेबियन क्रिकेट बोर्ड के होद्देदार हैं कि जाहिर सी बात है, इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, उसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, पूरी ताकत है। आईसीसी में पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में उसी का गलबा रहता है, और इस वक्त भी है, सब लोग जानते हैं। तो अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो पूरी तरह से परेशान है वेस्ट इंडीज की क्रिकेट बोर्ड। दो तरह का दबाव आ गया है, खिलाड़ियों का एहतजाज, मैच फीस नहीं दे पा रहे, 75% की कटौती कर दी गई है, जिसकी वजह का हिंदुस्तान का दौरा छोड़कर खिलाड़ी वापस लौट गए, और दूसरा जो बीसीसीआई ने कैरेबियन क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ इतना बड़ा फैसला लिया। आपको क्या लगता है कि किस तरह से इस बहरान से निकलेगा वेस्ट इंडीज? देखिए, इसमें बात फिर वही हो गई है कि उनके सामने ऑप्शन क्या है। उनके बाद अगर आखिरी ऑप्शन वो है कि इन्होंने जो इनको लेटर दिया है उसमें यह है कि आप 15 दिन के अंदर बताइए खाका बना के कि आप ये हर्जाना किस तरह अदा करेंगे। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो ये कानूनी कार्रवाई करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज जो होगी वो उनकी आईसीसी में अपील करने की, इंडिया की, वहां आईसीसी पे जाके क्या फैसला होता है। लेकिन एक टेक्निकल बात यह भी है जिस पर काफी चर्चा हो रहा है कि अगर खिलाड़ी मैदान छोड़कर गए हैं तो बोर्ड पर कार्रवाई क्यों हो? नहीं, बिल्कुल, वो तो अपनी जगह सही है। उनका अंदरूनी मामला है, लड़ाई है, उनकी पॉलिटिक्स है वहां पर सारे आइलैंड्स की। लेकिन देखिए बात वही है कि पैसा अगर आप लेने पे तुल गए
और वो देने की पोजीशन में नहीं है, तो एक ही रास्ता है कि वो आईसीसी उनको बैन कर देगी, जो कानून के तहत वहां पर चलेगा। तो उससे तो आप समझ लीजिए कि वेस्ट इंडीज वजूद खतरे में, घुमा फिरा कर वही बात आ गई, वजूद सिर्फ वेस्ट इंडीज का खतरा, यहाँ पर जो बात वेस्ट इंडीज की हो रही है सिर्फ नहीं, वजूद सिर्फ आप क्रिकेट खतरे में है। आप देखिए ओवरऑल क्रिकेट खतरे में है। आप अगर वेस्ट इंडीज को, आप कितने ममालिक क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले नेशन से, वर्ल्ड कप में कितनी टीमें जाती है? आप 2 टीमें आईसीसी जो ट्रॉफी जीतती हैं उनको आप ले जाते हैं, बाकी तो 8 टीमें होती है। अगर इसी तरह से होता रहा तो आप देखिए कि आप अगर मामला तूल पकड़ता है तो ये मामले और भी आते रहेंगे, क्योंकि दूसरे बोर्ड जब तक तिजोरी भरेगी नहीं, खिलाड़ी तब तक एहतजाज करते रहेंगे। उनको अगर पैसा नहीं मिलेगा तो ये इस तरह की चीजें सामने आती रहेंगी शबाब साहब। इसलिए आईसीसी को भी इस पे बहुत गंभीरता से बहुत गौर करने की जरूरत है कि किस तरह दूसरे ममालिक के जो माली बुहरान उसे दूर किया जाए। जब तक इसे दूर नहीं किया जाएगा, आप बैंड लगा सकते, बैंड लगा दीजिएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका खेलते रहिए, फिर तो क्रिकेट। और ऐसा नाजुक वक्त है कि इस वक्त वेस्ट इंडीज की टीम कमबैक कर रही थी, एक टीम बहुत अच्छा खेल रही थी, बिल्कुल सही कहा, सपोर्ट चाहिए। तो मंसूर साहब, क्या हल लगता है? हमारे पास ब्रेक का वक्त हो गया है, मुख्तसर में जानना चाहेंगे कि बीसीसीआई को क्या करना चाहिए, और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड, जबकि वर्ल्ड कप सामने सर पर है, 2015 में वर्ल्ड कप है, तो किस तरह से ऐसी हिकमत अमली बनानी चाहिए और क्या प्रेशर होना चाहिए बीसीसीआई पर कि वो इस हर जाने? देखिए शबाब साहब, बीसीसीआई को जो स्टेप लेना था वो ले चुके हैं। अब उनका जो मौकफ लग रहा है वो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सख्त लग रहा है कि हम जिस तरह कार्रवाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप इस तरह करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड उसको किस तरह झेलते हैं। क्या वो वादा करते हैं कि हम आपको पार्ट पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, कुछ भी इस तरह का रास्ता निकल सकता है तो निकलेगा, अदरवाइज तो मामला फिर जाके फंसेगा। कितने दिनों में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? पैसा ही नहीं है उनका, पैसा ही नहीं है तो करेंगे क्या? सबसे बड़ी बात है फजल की, अब आईसीसी में आप इनकम के मामले में आप शेयर में अलग अलग स्केल बन चुके हैं कि जो क्रिकेट बोर्ड ज्यादा कमाएगा उसका शेयर ज्यादा होगा। तो कुल मिलाकर हमारे दोनों एक्सपर्ट का कहना है कि बीसीसीआई का यह फैसला वेस्ट इंडीज के खिलाफ काफी सख्त है, इसमें नरमी लानी चाहिए, और अगर इसी तरह से इस तरह के फैसले लिए जाते रहे तो सिर्फ वेस्ट इंडीज की बात नहीं है, क्रिकेट का ही वजूद धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि क्रिकेट खेलने वाले ममालिक की जो तादाद है बिल्कुल महदूद है, बहुत कम लोग खेलते हैं, बहुत कम ममालिक क्रिकेट खेलते हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दोनों एक्सपर्ट्स मंसूरुद्दीन फरीदी और फजल इमाम मलिक से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मौजू हमारा बदलेगा, उन्वान बदल जाएगा, और मौजू और उन्वान होगा सानिया मिर्जा कि किस तरह से उन्होंने साल 2014 को अपना कामयाब तरीन साल करार दिया, खासतौर से WTA टूर्नामेंट जब जीत करके वो आएंगे। फौरन लौटते हैं। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। स्टूडियो में मौजूद हैं 2 सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फजल इमाम मलिक और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। बात करेंगे सानिया मिर्जा की। WTA वर्ल्ड टूर की खातीन डबल्स में खिताबी जीत दर्ज करके वापस लौटी सानिया मिर्जा ने साल 2014 को यादगार बताया है। इस साल सानिया पहली मरतबा WTA वर्ल्ड टूर टाइटल जीतने के साथ एक ग्रैंड स्लैम और एशियन गेम्स मेडल भी जीतने में कामयाब रही। सानिया मिर्जा से खास बातचीत की समय न्यूज नेटवर्क की नुमाइंदा सुरेखा ने। जबरदस्त फॉर्म में है हमारी खिलाड़ी सानिया मिर्जा और वो हमारे साथ ही, हम उनसे जानते। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जब घर लौटी कैसा लग रहा था, क्या खाया, सबसे पहले क्या किया? So I was a little jet lagged, like I almost hit a wall, you know. I was so tired because finally I was like, the season's over. It's been an extremely good season for me. लेकिन बहुत tough भी था emotionally और physically भी। तो बस आके मैंने घर का खाना खाया, दाल चावल। I think that's something that you miss on the road, and बस I slept in my own bed. कैसा लग रहा है ये साल? एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा साल रहा सानिया।
आई थिंक डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट रहा है। आप हर साल एक गोल बनाते हैं अपने लिए कि मुझे ये करना है और ये अचीव करना है इस साल, एंड डेफिनेटली स्लैम जीतना एक मेरे लिए गोल था जो मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई कुड। गोल्ड मेडल जीतना एक था और मैं 2 मेडल के साथ वापस आई एशियन गेम्स से, एंड डेफिनेटली WTA चैंपियनशिप्स जीतना भी एक गोल था जो मैं कर पाई, एंड आई थिंक दैट इसीलिए इट्स बीन एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग। लेकिन इट्स बीन एन इनक्रेडिबल, आप यूजुअली जो गोल्स बनाते हैं हमेशा फुलफिल नहीं कर पाते, बट आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू डू इट दिस ईयर। आगे क्या सोच रही है? हम लोग अक्सर सुनते रहे हैं क्योंकि सानिया हमेशा ही बोलती है अगले साल के बारे में सोच रही हूँ, उसके आगे का पता नहीं, बट क्या सोच रही है टेनिस से रिटायर होने से पहले क्या करके निकलना है? नहीं, आई थिंक मैं अभी भी मैं यही कहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा फ्यूचर में नहीं रहती, मैं प्रेजेंट में रहना चाहती हूँ, एंड राइट नाउ आई एम प्लेइंग नेक्स्ट ईयर विद सुवे, होपफुली आई हैव अनदर हेल्थी एंड ग्रेट ट्रियो, आई हैव हैड अ फ्यू वेरी गुड इयर्स, और बस आई होप आई कैन बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। आई थिंक दैट्स वन गोल दैट आई हैव, आईड लाइक टू अचीव दैट बिफोर आई रिटायर। टेनिस के अचीवमेंट के अलावा हर कोई घर पे भी गोल बनाता है जब बहुत कम वक्त रहता है, तो सानिया घर पे जितने टाइम रहने वाली है उसके लिए क्या प्लानिंग की है? दाल चावल हो गया, बिरयानी, और आगे क्या है? नहीं अभी हाँ डेफिनेटली फैमिली के साथ टाइम, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ टाइम, क्योंकि ये हमें करने नहीं मिलता, टेनिस का सीजन बहुत लंबा होता है, सो वी जस्ट ट्राई टू रिलैक्स एंड जस्ट ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम टेनिस एटलीस्ट 1-2 हफ्ते। ये टाइम ऑफ सीजन थोड़ा शॉर्ट होगा क्योंकि मुझे IPTL खेलना है जो 1 महीने में स्टार्ट होगा, तो आई हैव ओनली 1 or 2 weeks ऑफ एंड देन आई एम बैक टू प्लेइंग। फजल साहब, सानिया मिर्जा ने 2014 को वन ऑफ द बेस्ट यानी कि यादगार साल बताया है। कुछ साल यानी कि 1-2 साल पहले कहा जा रहा था कि सानिया मिर्जा ढलान पर है, लेकिन अचानक वो उछाल पर आ गई हैं। WTA टूर, वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप पहली बार जीती, उसके बाद उन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता और एशियाड में मेडल भी जीता है। तो कुल मिलाकर सानिया मिर्जा का आपको क्या लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ा है? नहीं, सानिया अगर कह रही हैं कि साल बहुत अच्छा रहा तो अच्छा रहा। WTA पहली बार किसी हिंदुस्तानी ने जीता है, इसमें कोई शक नहीं। एशियन चैंपियनशिप में भी उन्होंने मेडल जीता, ग्रैंड स्लैम जीता, और वो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बनने की बात कर रहे हैं। किस डबल्स में? कितने डबल्स खिलाड़ियों को हम लोग याद रखते हैं चैंपियन बनने के बाद? सवाल ये है। मुझे तो लगता है कि वो जब सिंगल्स में पहले 20 में थी तब उनके बेहतरीन साल थे। ये तो डबल्स तो चुके हुए खिलाड़ियों का सिंगल्स में तो हार मान ली है बहुत पहले। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो उनकी पीक पीरियड थी जब वो पहले से 30वें रैंकिंग में बराबर रही, कई सालों तक रही, मुझे लगता है कि वो उनके पीक पीरियड थे और वो अच्छे साल थे उनके। ठीक है, हार जीत होते रहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे सिंगल्स में बहुत अच्छे खिताब नहीं जीते, लेकिन जितने भी खेला उन्होंने 20वें मुकाम तक, वर्ल्ड के 20वें 30वें रैंकिंग तक पहुंची। मुझे लगता है कि वो साल उनके बहुत अच्छे रहे। डबल्स तो जो भी आप देखिए, डबल्स आप देखिए कि बहुत सारे जो हमारे खिलाड़ी हैं, अब रोहन बोपन्ना डबल्स खेलने लगे, सिंगल्स छोड़ दिया, तो डबल्स तो चुके हुए खिलाड़ियों चुके हुए खिलाड़ी पसंद करते हैं। आप बताइए कि विंबलडन में हम लोगों को कितने डबल्स खिलाड़ी ने चैंपियन बने हैं याद है? US ओपन के कितने डबल्स खिलाड़ियों के चैंपियन बनना है? चूंकि सानिया हिंदुस्तान के इसलिए हम लोग याद रखते हैं, लेकिन दरअसल टेनिस सिंगल्स खिलाड़ियों का खेल होता है जिसमें अगर वो दबदबा बनाती हैं, वर्ल्ड नंबर 1 बनती हैं, तो शायद बड़ा कारनामा होता है। डबल्स में तो बहुत सारे खिलाड़ी नंबर 1, 2, 3। बिल्कुल सही कहा आपने, चूंकि हिंदुस्तान में टेनिस के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं हैं, इसलिए सानिया मिर्जा की इस परफॉर्मेंस को बहुत अहमियत दी जा रही है और देनी भी चाहिए, क्योंकि लगातार जो उनका गोल है वो अचीव हो रहा है। मंसूरुद्दीन फरीदी, बिल्कुल सही बात है, टेनिस जो है सिंगल्स का गेम है और बहुत पहले ही उन्होंने इसमें हार मान ली थी। और 2005 फजल साहब ने बिल्कुल सही कहा, जब टाइम्स मैगजीन ने एशियाड के हीरोज में उन्हें शामिल किया था और 2010 में इकोनॉमिक्स टाइम्स से उन्हें 33 बासर खवातीन जो थी हिंदुस्तान की उसमें शामिल किया था। और उस वक्त तो एक ऐसा दौर था जब स्ट्रगलिंग पीरियड था उनका, सिंगल्स में अच्छा कर रही थी। 2003 में उन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया, 5 आते थे, आ गई 2005 आते थे, वो आ गई टाइम्स मैगजीन में। तो ये इसलिए आई थी कि क्योंकि उस वक्त वो कुछ अच्छा कर रही थी सिंगल्स में। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जबकि ये नजर में रखते हुए कि अच्छे खिलाड़ियों का बहरान हमारे मुल्क में है, मिक्स डबल और डबल्स की परफॉर्मेंस जो सानिया मिर्जा की है, क्या उसे याद रखा जाएगा हिंदुस्तान में? देखिए, सानिया ने बहुत होशियारी से पिछले साल जो डिसीजन लिया खुद को सिंगल से डबल में शिफ्ट करने का, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो खुद जानती थी कि वो सिंगल में ज्यादा लास्ट नहीं कर पाएंगी और फिर वो ये रैंकिंग जो गिरेगी तो फिर आप उसमें से मिट जाइएगा।
उसमें। तो देखिए, और सबसे बड़ी चीज ये कि एक क्या है कि सानिया ने हिंदुस्तान में हमारे यहाँ बहुत मर्दों में टेनिस प्लेयर जो हैं डबल, उन्होंने बहुत कामयाबी, बहुत लंबी लिस्ट है उनकी डबल में अचीवमेंट्स की, लेकिन सानिया लड़कियों में पहला नाम था जो डबल्स में इतना ज्यादा इंप्रूव किया जिसने। तो इसमें कोई शक नहीं कि देखिए, जो सानिया ने ट्रेंड सेट करना था कर चुकी है, सिंगल में कर चुकी है, वो डबल उनके अपने लिए, अपने कैरियर के सपोर्ट के लिए है वो। लेकिन सानिया मिर्जा की पॉपुलैरिटी इसलिए भी है कि वो टेनिस के बाहर भी बहुत कुछ करती रहती हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलती रहती हैं, तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर हैं, वहां के सीएम अक्सर बुलाते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, हम फजल साहब से जानना चाहेंगे कि इस तरह की जो एक्टिविटीज सानिया मिर्जा की बढ़ी है और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के जरिए उनको काफी फौकियत दी जा रही है, तो आने वाले दिनों में अदर देन टेनिस भी उनका करियर है कुछ आगे? नहीं, देखिए अभी फिलहाल तो बहुत सारी चीजें मुस्तकबिल के में छुपी हुई, क्या हो पाता है, लेकिन दरअसल उनकी पहचान टेनिस से, चाहे अगर वजीर आजम नरेंद्र मोदी उन्हें जानते हैं तो टेनिस की वजह से जानते हैं, तेलंगाना के वजीर चंद्रशेखर राव उन्हें जानते हैं तो वजीर आला उन्हें जानते हैं तो टेनिस की वजह से जानते हैं। टेनिस पे उनका कंसंट्रेशन है, डबल्स में अच्छा कर रहे हैं, कितने दिनों तक कर पाएंगे, जितने दिन खेल लेंगे क्योंकि अभी आप देखिए लिंडर पेस 40 से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन लगातार खेल रहे हैं, डबल्स खेल रहे हैं, कुछ रैंकिंग भी 4, 5, 6 है, लेकिन इसके बावजूद ये है कि ओवरऑल आपकी बात से थोड़ी सी मायूसी नहीं है। आपको एक सवाल इसमें है शबाब भाई, आपको क्या लगता है कि सिंगल्स में जो स्ट्रगल उनको करना चाहिए था वो बहुत जल्दी हार मान गई, क्योंकि टेनिस तो सिंगल्स का ही खेल होता है, इतने जल्दी उन्होंने पैर क्यों पीछे खींच लिए? सबसे बड़ी चीज यह है शबाब साहब कि सिंगल्स में जिस मुकाम को उन्हें पहुंचना चाहिए था वो गोल अचीव नहीं कर पाए। मुझे लगता था कि इनमें जितना टैलेंट था, खासकर जब आपने 2003 के बाद की बात की, जब वो अपनी रैंकिंग में उनके जबरदस्त उछाला और लगातार उन्होंने अपने परफॉर्मेंस पे कंसिस्टेंस नहीं रही। और बहुत सारी चीजें जो हमारे मुल्क में होती है कि आप अगर किसी को बहुत हाइप कर देते हैं ना, उसका नुकसान भी मुझे लगता है कि सानिया को हुआ। क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, अब शबाब भाई बता रहे थे कि देखिए अब ये जोड़ी डबल पे अच्छी कामयाबी हासिल की है, लेकिन अब इनकी जोड़ीदार जो है दूसरी लारा ब्लैक कारा ब्लैक जो है, ये इन्होंने इस साल अलग हो जाएंगी टेनिस से, क्योंकि वो एक बच्चे की माँ है, उनके लिए अब घर संभालना ज्यादा जरूरी हो गया है। तो अब डबल्स में भी सानिया के लिए एक अच्छे जोड़ीदार की जरूरत है, और इस बात की फिलहाल कोई जमानत नहीं दे सकते आपके डबल के रोल में भी कितनी कामयाबी उनको मिलती है। और वो अगले साल बिल्कुल कहा, और सानिया ने इस तरफ इशारा भी दिया है कि वो तलाश में है नहीं जोड़ीदार। नहीं, वो अगर अगले साल जो अभी जिसको WTA फाइनल में हराया उन्होंने, उसी के साथ जोड़ी बना रही है वो सुए या क्या। अब उनके 2 टारगेट हैं, एक तो 2015 में वो कह रही है कि नंबर 1 बनना डबल जोड़ी के तौर पे, और दूसरा अगर देखा जाए 2016 में ओलंपिक में कोई मेडल इंडिया के लिए मिले, तो 2 ही टारगेट उनके लिए बचे हैं इस वक्त। एक और मीडिया में थोड़े से मुआवजा चल रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? चूंकि बात आ गई है, नाम भी दोनों का मिलता जुलता है, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा, दोनों अपने अपने खेल के हिंदुस्तान के तनाजुर में देखा जाए तो अजीम खिलाड़ी हैं। अक्सर मीडिया में इन दोनों की तुलना यानी कि दोनों का मुआवजा किया जाता रहा है। आप कितना कामयाब मान रहे हैं इन दोनों में से? फजल साहब आप पहले और उसके बाद मंसूर साहब से बात करें। दोनों अपने अपने फील्ड में देखिए साहब, साइना नेहवाल के साथ भी वही दिक्कत हुई जो सानिया मिर्जा के साथ, सानिया मिर्जा के साथ, दोनों मीडिया हाइप हमारे यहाँ इतना हो जाता है कई बार उसकी वजह शायद ये है कि अच्छे खिलाड़ियों की कमी है। हाँ, अच्छे खिलाड़ियों, और हम ठीक है कि वो बहुत गोल अचीव कर रही थी। मुझे बार मैं फिर कह रहा हूँ कि सानिया मिर्जा को जितना टैलेंट था उन्हें वर्ल्ड नंबर 1 से 10 में आना चाहिए था, उनके पास टैलेंट था। लेकिन ये होता है कि आप अगर क्वार्टर फाइनल, प्री क्वार्टर में पहुंचने के बाद समझ गए कि बस मेरा टारगेट पूरा हो। बिल्कुल सही है, वक्त की कमी है हमारे पास। फजल साहब हम इख्तिसार में जानना चाहेंगे मंसूरुद्दीन फरीदी साहब से, कहां पर चूक हो गई सानिया मिर्जा से? नहीं देखिए, क्योंकि आप दोनों आदमी ने उन्हें खेलते हुए करीब से देखा है। नहीं देखिए, सानिया के एक बड़ी अड़चन जो आई उनकी फिटनेस की आई है, और सिंगल में हमारे ख्याल में उनकी फिटनेस ना होने की वजह से उनको पीछे हटना पड़ा है। एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि हमारे इंडिया में कम से कम फिजिकल फिटनेस के मामले में प्लेयर्स बाकी सब कंट्री से पीछे हैं बहुत, तो एक अड़चन उनकी फिटनेस की आई है जिसका उन्होंने जिक्र कई बार। ऐसा तो नहीं कि शादी करने में भी थोड़ी जल्दी हो गई? नहीं खैर तो ठीक है, बच्चे लेके खेल रही है ब्लैक, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यानी एक बच्चे की माँ बनने पर घर बैठ जाएंगे और बच्चे लेके खेल रही है। ये सानिया नेहवाल के साथ फिटनेस की बात जहां तक है मंसूर, तो सानिया नेहवाल के साथ भी यही परेशानी है। कई बार देखिए फिटनेस की वजह से वो एशियन गेम्स में से विड्रॉ करना पड़ा, और भी कई टूर्नामेंट्स के। दिक्कत यह है कि एक चीज ये है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी पे ध्यान नहीं देते। आप कोच बदल देंगे, सारी चीजें बदल देंगे, बहुत सारी चीजें होती है, मगर आप थोड़ा सा आपको अगर अपने को अगर रखना तो दिमाग को भी ये कर। आप फेडरर की मिसाल लीजिए ना, फेडरर जैसा कूल खिलाड़ी हम लोगों ने कभी
या स्टेफीग्राफ या उस तरह की चीजें आप कभी नहीं देखा होगा कि उन लोगों ने कभी इस तरह की चीजों को बहुत हाइप दिया। उन्होंने अपने खेल को ऊंचाई दी और तब हाइप भी उन्हें मिला। चलिए हम उम्मीद करते हैं, और एक खास बात तो यहाँ पर यह है जो बार बार कही जाती रही है, चूंकि हमारे मुल्क में इस तरह के खेलों में अच्छे खिलाड़ियों की तादाद कम है, इसलिए इन खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा मीडिया हाइप भी मिलता है। और चूंकि टेनिस का खेल जो है वो चमक दमक वाला खेल भी है थोड़ा सा, और सानिया मिर्जा खुद इसे बहुत ज्यादा मेंटेन करती हैं, इसका फायदा भी सानिया मिर्जा को मिल रहा है, इनकी मकबूलियत काफी बढ़ गई है। साल खत्म होने वाला है, नए साल में जब हम लोग दाखिल होंगे तो उम्मीद करेंगे कि सानिया मिर्जा हो या साइना नेहवाल, हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी खिलाड़ी हैं जो इंडिविजुअल या टीम चैंपियनशिप में हिस्सा लेती हैं, सब एक से एक बढ़कर मुजाहरा करें। इन्हीं नए ख्वाहिशात के साथ हम पहले शुक्रिया अदा करेंगे दोनों मेहमानों का, फजल इमाम अली को, मंसूरुद्दीन फरीदी साहब का स्टूडियो में आने के लिए। और नाज़रीन, हम आपको भी बता दें कि अब हमारे इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, ये याद दिलाते हुए कि आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन करेंगे आप हमारी वेबसाइट समयलाइव.com पर। शबाब अनवर को इस खुसूसी प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी समय।